हमारा जो अब अगला चैप्टर था वो पंचायती राज एवं नगर पालिकाएं थी। हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। हम लोग पहले इसमें जो है पंचायती राज को देखते हैं। पंचायती राज को ठीक है। देखो, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थों में जो है ये तभी सफल हो पाता है जब राजनीतिक शक्ति आम आदमी के हाथों में पहुंच जाती है। ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा, वो है सहभागिता मूलक लोकतंत्र। सहभागिता मूलक लोकतंत्र, इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। डेमोक्रेसी, ठीक है। ये क्या होता है कि इसमें शक्ति जो है वह आम आदमी के हाथों में पहुंच जाती है और इसका आदर्श रूप ये होना चाहिए कि आम आदमी के पास स्थानीय मुद्दों जैसे कि पानी, सड़क, सफाई, इन सब के प्रशासन में निर्णायक भूमिका उनकी होनी चाहिए और व्यापक स्तर के मुद्दों पर जो है वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करे, उससे बात विचार करे, उससे संवाद करे, उससे सवाल जवाब करने का हक भी उनको मिलना चाहिए ताकि जो है कानून बनाने और प्रशासन चलाने में जो है उनकी भी भूमिका का निर्वहन होना चाहिए। आजकल दुनिया भर में जो है सहभागिता मूलक लोकतंत्र की एक बयार से चल रही है, यानी सभी देश के सत्ताधारी को यह बाध्य कर रहा है कि वो अपने शक्ति का जो है अधिक विकेंद्रीकरण करें। तो सहभागिता मूलक लोकतंत्र का जो है उद्देश्य होता है कि शक्ति का अधिक विकेंद्रीकरण किया जाए, विकेंद्रीकरण हो। ठीक है। और सामान्य राय यह बनती जा रही है कि स्थानीय महत्व के मुद्दे पर निर्णय की शक्ति उसी स्तर के लोकतांत्रिक संस्थाओं को सौंपी जानी चाहिए। ठीक है। जैसे कि भारत में भी ये धारणाएं नई नहीं है। भारत में पुराने समय से ही जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का स्वरूप देखा गया है। इसका स्वरूप देखा गया है। यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की बातें जो है वो पुराने समय से ही देखी जाती है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है। ठीक है। ये धारणाएं नई नहीं है, नई धारणाएं नहीं है, ये पुराने समय से ही यहाँ पर है। और ग्रामीण क्षेत्रों में यही धारणा जो है पंचायती राज कहलाती है और शहरी क्षेत्रों में जो है ये नगर पालिका या नगर निगम कहलाती है। पंचायती राज कहलाती है और शहरी क्षेत्रों में जो है ये नगर पालिका या नगर निगम कहलाती है। ठीक है। देखो, जो देश संघात्मक व्यवस्था को अपनाते हैं, जहाँ पर जो है संघात्मक व्यवस्था है जिस देश में, वहां पर संविधान में सत्ता के दो स्तर होते हैं। दो स्तर होते हैं। एक स्तर जो है वो संघ का होता है और दूसरा स्तर राज्य का होता है। ठीक है। और यही व्यवस्था जो है अमेरिका में हमें देखने को मिलती है और यही व्यवस्था जो है हमें ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान, इसमें हमने अनुच्छेद 1 को देखा था, आर्टिकल 1 को, तो इसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, संघ होगा। ठीक है। और जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर राज्य की भी बातें हो रही है और संघ की बातें हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि शक्ति का वितरण जो है संघ और राज्यों के बीच में किया जाएगा। ठीक है। और संघात्मक देशों में स्थानीय स्वशासन का ढांचा तय करने की शक्ति जो है सामान्यतः राज्यों के हाथ में होती है, उसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।
जब भारत में संविधान लागू हुआ था यानी 1950 में, और उस समय से 1993 तक जो है यही व्यवस्था चलती रही। ठीक है, उसमें कई सारी कमजोरियों को भी देखा गया, जिसमें जनता की सीधी भागीदारी जो है उतनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही थी जितनी उस वक्त जो है हमें जरूरत था। इसीलिए जो है संसद ने 2 संशोधन किए। ठीक है, 2 संविधान संशोधन किया। आगे हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ये 1992-93 में इन्होंने किया था। ठीक है, और ये संशोधन था 73वां संविधान संशोधन, और एक था 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, इन संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में एक तीसरा स्तर निर्धारित हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 स्तर थे, राज्य और संघ था, तो एक तीसरा स्तर भी यहाँ पे निर्धारित हो गया। और तीसरा स्तर था कि गांव के लिए जो है पंचायत की व्यवस्था लाई जाएगी, और शहर के लिए जो है वो नगर पालिका, ठीक है, इसकी व्यवस्था लाई जाएगी। यानी कि हमारे संविधान में सत्ता के 3 स्तर हो गए। सत्ता के 3 स्तर निर्धारित हो गए। पहला स्तर जो है संघ का हो गया, दूसरा राज्य का हो गया, और तीसरा जो है वो स्थानीय स्वशासन हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं पंचायती राज का ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक विकास, एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज। ठीक, देखो, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में भी पंचायत के रूप में स्थानीय स्वशासन की लंबी प्रक्रिया थी। ठीक है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में भी ये मौजूद था। ठीक है, वहां भी स्थानीय स्वशासन की ढांचा जो है थे, ये विद्यमान था। ठीक है, जब ब्रिटिश आए तो उसके आगमन से स्थिति बदलने लगी। जैसे कि ब्रिटिश आया था, इन्होंने जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट इन्होंने पारित किया। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है, इसके तहत गांवों के लिए जमींदार नियुक्त कर दिया। गांव के लिए जमींदार नियुक्त कर दिया। नियुक्ति, और ये जमींदार जो है ये प्रायः पंचायत से स्वतंत्र होते थे। ठीक है, ये पंचायत से स्वतंत्र थे, और ये जो अंग्रेजी सरकार के प्रति जवाबदेही होते थे, के प्रति जो है ये जवाबदेही होते थे। ठीक, इसके बाद जो है आगे चलकर जो है सिविल न्यायालय का गठन किया गया, आपराधिक न्यायालय का गठन किया गया, क्योंकि पंचायत जो है अपनी परंपरा के अंतर्गत न्याय का भी काम करती थी। ठीक है, तो ये जब इसके न्यायालयों का जो है गठन हो गया, तो उससे भी मतलब पंचायत की वो शक्ति यानी न्याय करने की शक्ति छिन गई, तो पंचायत जो है ये कमजोर अवस्था में दिखने लगा। ठीक है, या कमजोर अवस्था में चला गया इसके गठन से। लेकिन 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, और इस क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश को समझ आ गया कि अगर इतने बड़े देश पर शासन करना है तो उसके लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को महत्व देना पड़ेगा। ठीक है, इस क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश को समझ आ गया कि स्थानीय स्वशासन के बिना
स्वशासन के बिना इतने बड़े देश का शासन चलाना संभव नहीं है। इसीलिए जो है 1882 में लॉर्ड रिपन ने जो है स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव दिया, ठीक है, और इसे जो है भारतीय स्वशासन संस्थाओं के इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। इस प्रस्ताव के तहत रिपन ने जो है जो नगरीय स्थानीय संस्था था उसके लिए तो उन्होंने उपाय तो किए ही थे, साथ साथ जो है इसमें इन्होंने ग्राम पंचायत का भी प्रावधान रखा था, ठीक है। इसमें न्याय पंचायत का भी प्रावधान था, ठीक है, और जिला स्तर के लिए जो है जिला वार्ड का भी गठन का प्रावधान इसके अंदर किया गया था, ठीक। फिर 1882 के बाद जो है 1919 में एक सुधार हुआ, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ, और इस सुधार के अंतर्गत जो है एक अधिनियम पारित किया गया। वो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919 ये पारित हुआ, और इसमें जो है इसके तहत जो है प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था लाई गई। इसके तहत प्रांतों में दोहरे शासन यानी कि डायरची की व्यवस्था लाई गई, और इसमें क्या किया, जो विधायी विषय होता था, विधायी विषय, इसको 2 वर्गों में बांटा गया, और ये वर्ग जो है एक वर्ग सुरक्षित वर्ग था, दूसरा वर्ग जो है वो हस्तांतरित वर्ग था, ठीक है, वर्ग में रखा गया। जो सुरक्षित वर्ग था, ठीक है, वो तो सुरक्षित रखा ही गया, लेकिन जो हस्तांतरित वर्ग था इसमें स्थानीय स्वशासन को रखा गया, स्थानीय स्वशासन जो है इसमें रखा गया, ठीक है। यानी कि इसमें कानून बनाने की शक्ति जो है वो प्रांतीय विधायकों को थी, प्रांतीय विधायकों की, ठीक है। और 1919 से 1935 तक, ठीक है, सभी ब्रिटिश प्रांतों में ये अधिनियम पारित हो गया, ठीक है। यानी कि स्थानीय स्वशासन संबंधी अधिनियम पारित हो गया, ठीक है। जैसे कि जो बंगाल है वहाँ पे सबसे पहले पारित हुआ, यानी कि बंगाल ये 1919 में अधिनियम पारित किया। फिर जो है 1920 में कई सारे राज्य पारित किए, जिसमें मद्रास था, ठीक है, मुंबई यानी उसमें बम्बई हुआ करता था, ठीक है, बम्बई हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, ठीक है, ये बिहार हो गया, ठीक है, मध्य प्रांत हो गया। ये सब जो है 1920 में अधिनियम पारित कर लिया स्थानीय स्वशासन से संबंधित। 1922 में जो है पंजाब ने पारित किया, ठीक है। 1925 में असम ने पारित किया, ठीक है। 1928 में जो है मैसूर ने पारित किया, और 1935 में जो है जम्मू कश्मीर ने पारित किया। सब जगह का ढांचा अलग अलग था, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात जो है वो स्थानीय स्वशासन पर क्या प्रभाव पड़ा।
तो स्वतंत्रता संग्राम और स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उससे पहले यानी कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय जो है बहुत सारे राष्ट्रीय नेता का मत जो है स्थानीय स्वशासन को लेकर अलग अलग था। ठीक है, जैसे कि एक वर्ग के नेता का मानना था कि ग्राम पंचायतों या स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है ऐसा था। और अगर इसके समर्थक की बात करें तो ये विचारधारा के प्रतिपादक ही महात्मा गांधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी इसके समर्थक हो गए। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके समर्थक थे। लाला लाजपत राय हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। ठीक, ये था। और जो दूसरे वर्ग में जो है कुछ ऐसे नेता थे जो इसको वास्तविक स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा मानते थे। ठीक है, जो पंचायती राज्य को वास्तविक स्वतंत्रता के मार्ग की बाधा मानते थे। और इसमें जो सबसे अग्रणी नेता थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, क्योंकि इनका मानना था कि ये जो व्यवस्था है यानी कि पंचायती राज व्यवस्था है ये जातिवाद को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये सामंतीवाद को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये पुरुषवादी सोच को लाएगा। ठीक है, और इस वजह से जो है जो स्वतंत्रता है वो वास्तविक रूप में जो है जो वंचित वर्ग है, ठीक है, वंचित वर्ग है उन तक नहीं पहुंचेगी, अर्थात जो है उनको सामाजिक न्याय जो है ये इनका कभी पूरा नहीं होगा। ये भीमराव अंबेडकर का सोच था स्थानीय स्वशासन को लेकर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा ने जो है पंचायती राज्य के संबंध में इस व्यवस्था को लागू किया। ठीक, तो अब हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा संविधान सभा और पंचायती राज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड पंचायती राज। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा में जो है विभिन्न विचारधाराओं के सदस्य थे। ठीक है, जिसका स्वाभाविक परिणाम था कि सभा में पंचायती राज को लेकर जो है आम सहमति नहीं थी। ठीक है, इसमें जो है आम सहमति नहीं था। ठीक, एक और जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और टी प्रकाशम जैसे नेता जो है महात्मा गांधी के विचार के पक्षधर थे कि ग्राम स्वराज ही भारत की शासन प्रणाली का आधार बनना चाहिए। वहीं पर जो है हमने देखा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेता जो है
पंचायती राज की स्थापना के घोर विरोधी थे। तो इस सहमति के कारण जो है संविधान सभा इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श की और अंतिम रूप में जो है श्री के संथानम के प्रस्ताव पर सहमति कायम हुई। और इनका प्रस्ताव क्या था? तो इनका प्रस्ताव था कि पंचायती राज को अनिवार्य रूप देने के बजाय नीति निदेशक तत्वों में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, इनका कहना था। इन्हीं के सहमति के आधार पर जो है अनुच्छेद 40 की रचना हुई। ठीक है, और हमने नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 को देखा था। इसमें लिखा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, यानी राज्य जो है ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां तथा प्राधिकरण प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ऐसा जो है इसमें किया गया। और जो स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, इसे राज्य सूची का विषय बनाया गया। इसको जो है राज्य सूची में शामिल किया गया और हमने राज्य सूची में इसको देखा था। यानी कि इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 40 में दिए गए निर्देश का पालन करने की नैतिक जिम्मेदारी केंद्र की नहीं होगी बल्कि राज्य को सौंपी गई है। जो राज्य सूची है इसकी प्रविष्टि संख्या जो 5 है उसमें इसको शामिल किया गया था। प्रविष्टि संख्या 5 में शामिल किया गया था। और अगर हम लोग प्रविष्टि संख्या 5 के विषय को देखें तो जैसे कि प्रविष्टि संख्या 5 जो है स्थानीय स्वशासन का उपबंध करती है। जैसे कि इसमें लिखा गया है, इसमें विषय दिए गए हैं स्थानीय शासन, ठीक है, अर्थात नगर निगमों, ठीक है, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन बस्ती प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन एवं शक्तियां। ठीक है, ये क्या है।
अब हम लोग देखते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन है, इस पे कौन कौन से कमेटी का गठन किया गया और इसके संविधान लागू होने के बाद जो इसकी विकास यात्रा क्या रही। संविधान लागू होने के बाद विकास यात्रा, ठीक है। एवोल्यूशन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। देखो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 1950 में जो है संविधान लागू हुआ, ठीक है। और हमने बात की थी इंट्रोडक्शन में कि 1993 में जो संशोधन किया गया था, उस संशोधन के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसको जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो जब ये इन दोनों के चरणों से गुजर रही थी तो इसमें कई सारे उतार चढ़ाव आए। जैसे कि अगर हम लोग 1951 की बातें करें, इस साल जो है फोर्ड फाउंडेशन जो है, फोर्ड फाउंडेशन, इसके सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। और यही पंचायती राज का आधार भी रखा। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है उससे, लेकिन पंचायती राज का आधार जो है यहीं से रखा गया था। जब ये फोर्ड फाउंडेशन संचालित हुआ तो इससे जो है निष्कर्ष क्या निकला था कि इसमें जनता की भागीदारी जो है वो अनिवार्य है किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए, यानी कि जनता की सीधी भागीदारी अनिवार्य है किसी योजना को सफल बनाने के लिए, ठीक है। इसीलिए जो है इन्हीं के तर्ज पर जो है उस समय देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई और ये अपने आप में काफी सफल कार्यक्रम रहा। और इससे तो ये चीजें हो गया था कि जनता की सीधी भागीदारी के बिना जो है कोई भी योजना सफल नहीं हो सकता। और इससे जो है पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार हुई, या पंचायती राज की पृष्ठभूमि के महत्व को समझा गया या उसको विशेष महत्व मिला, ठीक है। फिर इसके बाद जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। बलवंत राय मेहता कमेटी, इसका गठन किया गया। और पंचायती राज कार्यक्रम के इतिहास में जो है इसका विशेष महत्व है। इस समिति का गठन जो है उस समय नीति आयोग की जगह पर योजना आयोग हुआ करता था, इसके द्वारा गठित किया गया और ये जनवरी 1957 में गठित हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है बलवंत राय कर रहे थे, बलवंत राय मेहता इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। और ये जो है 1957 में ही अपनी रिपोर्ट भी सौंपी, ठीक है, सौंपी। और इन्होंने जो है पंचायती राज का समर्थन किया, पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया। और इन्होंने जो है त्रिस्तरीय ढांचा को बनाया जाना अनिवार्य बताया था, ठीक है, अनिवार्य बताया था, ठीक। इन्होंने कहा था कि ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए जिसके सदस्य और अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से निर्वाचित हो। उसमें अनुसूचित जाति के लिए और साथ साथ अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 2 सीट आरक्षित होनी चाहिए, साथ ही 2 महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और जो ब्लॉक स्तर है वहाँ पर पंचायती समिति, यानी जो खंड स्तर है वहाँ पर पंचायत समिति का गठन करना चाहिए। और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद का गठन करना चाहिए, ठीक है। इन्होंने ऐसी सिफारिश दी थी। फिर जो है आगे जाके पंचायती राज का आरंभ हुआ, यानी बिगिनिंग ऑफ
पंचायती राज। ठीक है, कई प्रांतों में हमने देखा था कि अंग्रेजी शासन के दौरान ही पंचायती राज किसी न किसी रूप में चल रहा था, लेकिन उसकी व्यवस्था में कोई निश्चितता नहीं थी, क्योंकि सब जगह अलग अलग था। ये राज सूची का विषय था, सब जगह अलग अलग था। और 1959 में जो है मतलब केंद्र सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है ये स्वीकार कर लिया और राज्यों को यह व्यवस्था अपनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और सबसे पहले जो है जो राजस्थान विधानसभा है, राजस्थान विधानसभा, इसने सितंबर 1959 में, ठीक है, एक अधिनियम पारित किया। ठीक, और इस अधिनियम के आधार पर जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में नेहरू जी ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। यह यानी कि राजस्थान के नागौर में जो है ये सबसे पहले शुरू किया गया था। और फिर इसके तुरंत बाद जो है यानी कि ये 2 अक्टूबर को हुआ था और अगला जो है 11 अक्टूबर 1959 को ऐसी ही व्यवस्था आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में किया गया। महबूब नगर जिला था और इस जिला के अंदर जो है एक साध नगर है। ठीक है, वहां पर ऐसी व्यवस्था की गई। ठीक है, फिर 1965 तक जो है बस 2 जगह को छोड़कर यानी कि नागालैंड, ठीक है, दूसरा लक्षद्वीप, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर सभी जगह पंचायती राज व्यवस्था आ चुका था। ठीक है, बशर्ते उसकी जो है मतलब कोई निश्चितता नहीं थी उसके आकार में। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय था। ठीक है, इसलिए जो है स्वाभाविक तौर पर जो है इसमें विभिन्न राज्यों में अंतर था। इसके गठन में विभिन्न राज्यों में अंतर था ये। ठीक है, अगर अंतर उदाहरण की बात करें तो जैसे कि केरल है, ठीक है, तो केरल और जम्मू कश्मीर में, ठीक है, यहाँ पर एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। एक स्तरीय पंचायतें थे और एक स्तरीय में कौन सा पंचायत है तो यहाँ पर सिर्फ ग्राम पंचायतें वो करती थी। ठीक है, ये था। इसी तरह जो तमिलनाडु है, ठीक है, हरियाणा है, दिल्ली है, ठीक है, पंजाब है, उड़ीसा है। ठीक है, यहाँ पर दो स्तरीय व्यवस्था थी, 2 स्तरीय पंचायतें थी। हमने ऊपर देखा राजस्थान में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। ठीक है, एक राज्य ऐसा भी था जहाँ पर पंचायत के 4 स्तर गठित किए गए थे और वो था हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है 4 स्तरीय पंचायतें गठित की गई थी। ठीक है, और कुछ राज्य जैसे कि बिहार थे, राजस्थान था, ठीक है, उड़ीसा था, पंजाब था, वहां पर एक रूप और दिख रहा था और वो था न्याय पंचायत का। ठीक है, न्याय पंचायतों का प्रावधान। ठीक है, ये भी कुछ राज्यों में देखा गया था, जैसे कि ये व्यवस्था जो है हमें बिहार में देखने को मिली थी। ठीक है, यानी कि वहाँ के पंचायत जो है न्याय का भी काम करते थे। ठीक है, यही व्यवस्था राजस्थान में दिखाया गया था, हरियाणा में यही व्यवस्था थी, पंजाब में यही व्यवस्था था, उड़ीसा में ऐसी व्यवस्था थी, मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था थी,
मिजोरम में ऐसा देखा जा रहा था, मणिपुर में भी था। तो यहाँ पर जो है न्याय पंचायतों का भी प्रावधान किया गया था, जबकि अन्य राज्यों में नहीं था। अगर सीधे तौर पर बात करें तो 1968 तक जो है देश के लगभग 5,79,000 गाँव का जो है 96% भाग जो है वो पंचायतों के अधीन आ चुका था। और धीरे धीरे इस आंदोलन में कमजोरी आने लगी थी, यानी कि राज्यों के नेताओं को लगने लगा कि पंचायती राज्य का ढांचा उनकी शक्तियां कम कर देता है। इसीलिए जो है वो 10-10 वर्षों तक पंचायतों के चुनाव ही नहीं कराए गए। तो इसीलिए इस पे जो है अलग अलग तरह के कमेटी गठन होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो है एक कमेटी गठित हुआ, उसका नाम था सादिक अली समिति। ठीक है, सादिक अली कमेटी, इनका गठन हुआ। ठीक है, और 1964 में इसका गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता सादिक अली कर रहे थे और इनको जो विचार करना था वो राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था पर विचार करना था। राजस्थान के पंचायती राज कार्यक्रम पर विचार करना था इनको। ठीक है, और इन्होंने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था में जो है जो मूल समस्या है, ठीक है, वो जनता की भागीदारी का है ना, जनता की भागीदारी का अभाव उन्होंने देखा। और ये अभाव किस लिए था, तो उनमें जो है गरीबी ज़्यादा है। ठीक है, उनमें जानकारियों का अभाव है, उनमें जानकारियों का अभाव है। इसके अलावा जो है जो जातीय समीकरण है, ठीक है, जो जातीय समीकरण है, ठीक है, इसकी प्रबल उपस्थिति भी उन्होंने देखी। तो ये था, और इन सारे चीज़ों के उपस्थिति के कारण जो है पंचायती राज कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी घटाने के लिए जिम्मेवार है। इसके जस्ट तुरंत बाद जो है प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, और इसमें बहुत सारे विषयों पर इसे विचार करने के लिए गठन किया गया था। तो उसमें से जो है स्थानीय सुशासन भी एक विषय रहा था, रिफॉर्म्स कमीशन। ठीक, और ये जो है 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। ठीक है, इसमें अन्य विषयों के साथ साथ, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कई सारे विषय थे, तो अन्य विषयों के साथ जो है स्थानीय सुशासन भी इसका विषय था, स्थानीय सुशासन में भी विषय था। ठीक है, और इन्होंने जो है स्थानीय सुशासन के महत्व पर जोर दिया। ठीक, फिर अगला जो था वो अशोक मेहता समिति था। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। देखो 1977 में जो है जनता पार्टी शासन में आया और उन्होंने जो है स्थानीय सुशासन के मुद्दे को जो है मजबूती से उठाया। इसीलिए जो है 12 दिसंबर 1977 को मोरारजी, यानी कि खुद वो प्रशासनिक आयोग की अध्यक्षता की थी, वो अब उन्हीं की सरकारें थी, तो मोरारजी देसाई ने, ठीक है, देसाई की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया। समिति का गठन किया और इसमें बहुत सारे गणमान्य सदस्य भी शामिल थे। ठीक है, जैसे कि इसमें कर्पूरी ठाकुर शामिल थे। ठीक है, प्रकाश सिंह बादल थे इसमें। ठीक है, इसमें जो है प्रोफेसर इकबाल नारायण था, इकबाल
नारायण था। ठीक है, ये सारे मतलब और भी लोग थे, तो ये सारे लोग जो है इसमें शामिल थे। और इनकी रिपोर्ट की जो सुझाव था या फिर इसकी जो सिफारिश थी, ये सिफारिश में इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया। ठीक है, पंचायत व्यवस्था का इन्होंने समर्थन का किया। इन्होंने बताया था कि इसका जो स्तर होना चाहिए वो 2 स्तरीय होना चाहिए, द्विस्तरीय होना चाहिए। ठीक है, इसका कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष का होना चाहिए, कार्यकाल 4 वर्ष किया था। इसके अलावा इन्होंने न्याय पंचायत के गठन पे भी जोर दिया। ठीक, और इसका चुनाव जो है यानी कि पंचायती व्यवस्था का चुनाव जो है वो दलगत आधार पे होने चाहिए। इतने सारे जो है इन्होंने सिफारिश किया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें थी इनके सुझाव में वो ये था कि इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने मांग किया। ठीक है, ठीक। इसके अलावा उन्होंने वित्त आयोग की भी व्यवस्था इसके लिए की थी, उसके मूल्यांकन के लिए, यानी पंचायतों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए जो सोशल ऑडिट होता है यानी कि सामाजिक अंकेक्षण, उसकी भी व्यवस्था इसमें करने के लिए कहा था। इसके बाद जो है इन्हीं के सुझाव के आधार पर संविधान संशोधन हेतु जो है एक निजी विधेयक प्रस्तुत किया गया। संविधान संशोधन हेतु निजी विधेयक प्रस्तुत किया गया, यानी कि प्राइवेट बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये प्रस्तुत किया गया। निजी विधेयक क्या होता है, हमने पहले इसकी चर्चा की जा चुकी है। ठीक है, तो ये विधेयक जो है 1978 में 21 प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक, व्यक्तियों ने इसको प्रस्तुत किया था और इसका उद्देश्य यही था, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना। संवैधानिक दर्जा दिया जाना। ठीक है, और इसमें जो शामिल थे, इसमें सदस्य के रूप में अशोक मेहता थे। हमने अशोक मेहता समिति को भी देखा था इससे पहले, उसी के ज्यादातर लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, नानाजी देशमुख थे। ठीक है, लक्ष्मी मल सिंह भी थे, इनके नाम से भी आगे कमेटी बनाई गई थी इसी पर। लक्ष्मी मल सिंह भी थे। ठीक है, सुरेंद्र मोहन थे। ठीक है, और जो अशोक मेहता समिति का एक सदस्य था वो था EMS, ठीक है, नंबूदरी पाद। ठीक है, ये उस समिति में के सदस्य भी थे, वो इसमें भी शामिल थे। ठीक है, इनका जो सुझाव था या इनकी जो मांगे थी उस विधेयक में, या जिन बातों पे इन्होंने बल दिया था, वो ये था कि संविधान के भाग 9 में जो है संविधान के भाग 9 में इसको जोड़ा जाए और उसका नाम जो है स्थानीय शासन रखा जाए, स्थानीय शासन नाम दिया जाए। और इन्होंने जो ढांचा की बात की, वो ढांचा जो है त्रिस्तरीय होनी चाहिए थी, यानी कि पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था पे उन्होंने जोर दिया। ठीक है, यानी इन्होंने परिषद के रूप में कहा था, जैसे कि गांव के स्तर पर जो है परिषद का गठन करने की बात की, और जो मध्यवर्ती स्तर है, ठीक है, उसमें उन्होंने प्रादेशिक परिषद के गठन की बात की। ठीक है, और जो जिला स्तर है उस पे जो है जिला परिषद के गठन की बात इन्होंने किया था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कार्यकाल में बताया कि कार्यकाल वही 4 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, अगला जो है ये तीसरा था, तो ये चौथा हो जाएगा और 5वां।
ठीक है। आगे जो है CH हनुमंता राव कार्यदल का गठन किया गया, यानी CH हनुमंता राव, ये वर्क ग्रुप हो जाएगा, वर्क ग्रुप, इसका गठन किया गया। ठीक है। और उस समय जो है नीति आयोग की जगह पर योजना आयोग था, तो योजना आयोग के द्वारा इसका गठन किया गया था, इस कार्यदल का। योजना आयोग द्वारा 1982-84 के दौरान गठित किया गया। ठीक है। और इन्होंने दिशा निर्देश दिया, ठीक है, कि कार्यदल ने सिफारिश किया था कि जिला स्तर पर जो है 50 सदस्यीय योजना तंत्र होना चाहिए। ठीक है। जिला स्तर पर 50 सदस्यीय योजना तंत्र होना चाहिए। इनकी ये बातें नहीं इम्पोर्टेंट थी कि इन्होंने ऐसा कहा था, इनकी बातें इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि जो ये 50 सदस्यीय योजना तंत्र की बातें की थी, उसमें इन्होंने बताया था कि इसमें पंचायत समिति को भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है। पंचायत समितियों को शामिल किया जाना चाहिए, नगर पालिका प्रतिनिधि को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ठीक, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया था। ठीक। फिर अगली जो समिति थी वो GVK राव समिति थी। GVK राव कमेटी, इसका गठन किया गया। और यहीं पे जो है राजीव गांधी की एंट्री होती है। श्री राजीव गांधी की सरकार ने मार्च 1985 में इसका गठन किया, और इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण विकास, ठीक है, और गरीबी उन्मूलन, यानी कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचों की समीक्षा करना था। प्रशासनिक ढांचों की समीक्षा करना इसका था। और इस समिति का एक संक्षिप्त नाम भी दिया गया। ठीक है। इसको कार्ड समिति भी कहा गया। ठीक है। कार्ड समिति, CARD, कार्ड कमेटी। ठीक है। इसका कार्ड समिति नाम दिया गया। और इसकी सिफारिश जो थी, इसकी सिफारिश में भी जो पंचायती राज का समर्थन किया गया। समर्थन किया। और इस समर्थन में उन्होंने 4 स्तरीय की बातें की थी, जिसमें 3 स्तर गांव के लिए होंगे, यानी 3 स्तर के रूप में जो है गांव, खंड और जिला होगा, और चौथे स्तर के रूप में जो है राज्य विकास परिषद का गठन किया जाना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री के पास होगी, और जितने भी मंत्री हैं और जितने भी जिला अध्यक्ष हैं इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा जो है जो जिला परिषद का गठन होगा उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, साथ में पिछड़े जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसका भी उचित प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया था। ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का गठन किया गया। लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी, इसका गठन किया गया। और हमने बताया था कि ये जो है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति जो है पहले सदस्य भी रह चुके थे किसी समिति के, तो इनका गठन किया गया। और ये भी जो है श्री राजीव गांधी, ये जो है मतलब जो सरकार के विकेंद्रीकरण था, ठीक है, यानी जो सरकार अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहती थी उसके मुद्दे पर ये काफी सक्रिय थे।
इसीलिए जो है इस समिति का गठन किया गया और इसका गठन जो है 1986 में किया गया। जो राजीव गांधी सरकार थी उसके अंतर्गत जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है श्री लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया और इस समिति ने जो है एक चीजें मांग की जो जरूरी था और उन्होंने ये कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। बातें यहीं पे नहीं खत्म हुई, फिर आगे जाके जो है शायद 8वां में जिलाधीशों की कार्यशालाएं भी लगाई गई। जिलाधीशों की कार्यशालाएं लगाई गई, यानी कलेक्टर्स वर्कशॉप, ठीक है, लगाया गया। और ये जो है 1987-88 के दौरान लगाया गया था और ये भी जो है श्री राजीव गांधी सरकार के ही दौरान लगाया गया था। और सबसे पहली जो कार्यशाला है वो भोपाल में लगाया गया था, ठीक है, कार्यशाला ये 1987 में भोपाल में लगाया गया, ठीक है। फिर 1988 में जो है ये 4 कार्यशालाएं और लगाई गई जो देश के अलग अलग हिस्से में लगाया गया था, जैसे कि ये हैदराबाद में लगाया गया, इम्फाल में लगाया गया, जयपुर में लगाया गया और कोयम्बटूर में लगाया गया, ठीक है, आयोजित किया गया था। और इसमें भी जो सबसे मुख्य बातें निकल के आई वो ये था कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान किया जाए, ठीक है। और ये मजबूती कैसे प्रदान होता, तो उसको संवैधानिक दर्जा दिए जाने से प्रदान होता। तो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाना आवश्यक है, इस निष्कर्ष पे ये पहुंचा, ठीक है। उसके बाद जो है पी.के. थुंगन समिति का गठन किया गया, यानी पी.के. थुंगन कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। और सिंघवी समिति जब अपनी रिपोर्ट दे दी तो पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी, ठीक है। और इसी समय यानी कि 1988 में जो कार्मिक मंत्रालय से संबंध संसदीय सलाहकार समिति ने जिला योजना प्रक्रिया पर विचार करने के लिए इनका गठन किया था। विचार करने के लिए पी.के. थुंगन समिति का गठन किया गया और इनकी भी मांग यही थी या इनका भी सुझाव या सिफारिश यही था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इनकी भी मांगे या इनकी भी सिफारिश यही थी, ठीक है। इसके बाद जो है बी.एन. गाडगिल समिति का गठन हुआ। बी.एन. गाडगिल कमेटी का गठन हुआ, ठीक। और ये समिति बाहर नहीं बनाया गया था, इस समिति का गठन जो है कांग्रेस पार्टी के भीतर किया गया था। कांग्रेस पार्टी के भीतर इसका गठन किया गया था,
ठीक है। और इसको क्या था कि इससे पहले जितनी समिति गठित हुई है, ठीक है, उन सब के रिपोर्टों पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देनी थी। इससे पहले गठित सभी समितियों के रिपोर्ट पर विचार करना इनका कार्य था, ठीक है। और इनका कार्य जब इन्होंने सभी समितियों की रिपोर्ट पर विचार किया, तब जाके इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें पंचायती राज कार्यक्रम को इन्होंने अनिवार्य बताया, ठीक है, अनिवार्य बताया। देखो, ये होता था कि सरकार जितनी भी योजनाएं बनाती थी, वो योजनाएं सुचारू रूप से कहीं लागू नहीं हो पाता था, क्योंकि उसमें जनता की सीधी भागीदारी नहीं होती थी। तो इसलिए भी ये जरूरी हो गया था। इसलिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो है, यानी कि इसके जस्ट बाद 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो पारित लाया, ठीक है। हालांकि ये राज्यसभा से पारित नहीं हुआ था, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक 1989 लाया, इनके 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1989 लाया, ठीक। देखो, जो इस वक्त प्रधानमंत्री जो है ये राजीव गांधी थे, ठीक है। और इन चुनाव जो है नजदीक था, इसलिए वो चाहते थे कि जो 1989 की लोकसभा चुनाव है, ठीक है, इससे पहले ही पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाए, ठीक है, राज को है, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा मांग उठ रही थी इसके संवैधानिक दर्जे को लेकर। तो वो चाह रहे थे कि उस चुनाव से पहले ही इस पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला संशोधन विधेयक पारित होना जाना चाहिए। और इसी उद्देश्य से जो है, यानी चुनाव से कुछ माह पहले, चुनाव से कुछ माह पहले जो है लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। ये लोकसभा से ये पारित हो गया, ठीक है, लेकिन राज्यसभा से जो है इसको अपेक्षित बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो इस वजह से जो है ये बिल अटक गया। लेकिन ऐसा नहीं है, यही बिल जो है आगे जाकर, ठीक है, आगे चलकर जो है 73वें संविधान संशोधन का आधार बना। का आधार बना, ठीक है। ये नंबर कौन सा हो जाएगा? 12वां। ये हमारा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नहीं है, ये विधेयक है, ठीक है, ये विधेयक है। और ये 1990 का है, ठीक है। यानी 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1990, ये, ठीक। और 1989 में लोकसभा का चुनाव हो गया, ठीक है। 1989 में लोकसभा का चुनाव हो गया। इस चुनाव में जो है राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है, जो श्री विश्वनाथ थे, ठीक है, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, और श्री चंद्रशेखर, ये कुछ महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे, कुछ महीनों के लिए ये प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार जो है, ठीक है, ये सितंबर 1990 में, ठीक है, पंचायती राज पर एक विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, ठीक है, पंचायती राज पर 74वां संविधान संशोधन
विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, ठीक है। लेकिन ये विधेयक पारित होता इससे पहले इनके सरकार का ही पतन हो गया, ठीक है। यानी पारित होने से पहले सरकार का पतन हो गया, और जब सरकार का पतन हुआ तो विधेयक जो है अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त कर लिया, ठीक है, यानी मर गया अपनी। और हमने बताया था कि ये सारी चीजें कैसे कैसे होती है लोकसभा वाला चैप्टर में, ये अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है ये सारे विधेयक थे, अब अधिनियम लाया जाता है, ठीक है। और ये अधिनियम सफल होता है, और वो था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक, यानी 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। देखो 1991 में जो है जब फिर से लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक है, 1991 में लोकसभा चुनाव हुआ तो फिर वो वापस जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, और इन्होंने आते के साथ ही जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, उस समय के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था, यानी ये 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ, ये अधिनियम प्रभावी हुआ, ठीक है। इसीलिए 24 अप्रैल को तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये जो 24 अप्रैल को जो प्रभावी हुआ इसी को आधार बना के जो है 24 अप्रैल का दिन, इस दिन जो है राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, ठीक। और इस बिल से क्या हुआ, ठीक है, तो इसके प्रावधान देख लेते हैं हम लोग। तो इस बिल से ये हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। और इसके तहत जो है संविधान में भाग 9 जो है ये जोड़ा गया, ठीक है, जोड़ा गया। देखो क्या हुआ था, भाग 9 पहले भी था, ठीक है, ये जो है भाग 9 पहले भी था, और इसको जो है 7वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया था, संविधान संशोधन, और ये 1956 का था, ठीक है, इससे हटा दिया गया, और इस अधिनियम द्वारा जो है भाग 9 को पुनः जोड़ा गया, पुनः जोड़ा गया, ठीक है, जिसको 7वें संविधान संशोधन 1956 में हटा दिया गया। देखो मूल संविधान में जो है भाग 9 के अंतर्गत एक ही अनुच्छेद था, वो था अनुच्छेद 243, ठीक है। इसलिए पंचायती राज से जुड़े उपबंध इसी अनुच्छेद के विभिन्न खंडों में स्थापित किए गए, ठीक। जो मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत एक ही अनुच्छेद था, और वो अनुच्छेद 243 था, ठीक है। इसीलिए जो है पंचायती राज से जुड़े प्रावधान या पंचायती राज से जुड़े उपबंध
इसी अनुच्छेद के विभिन्न खंड में जोड़ा गया, यानी नंबर वही रहे, ठीक है, विभिन्न खंडों में या खंड के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। सेंटेंस गलत तो किए गए, ठीक। और जो भाग 9 है उसका शीर्षक जो है, इसका शीर्षक पंचायतें रखा गया। भाग 9 का शीर्षक पंचायतें रखा गया, ठीक। और इसमें जो अनुच्छेद हैं वो ढेर सारे अनुच्छेद हैं, 243 से जो है 243 न तक है, ठीक है, यानी कि 243 ओ तक है, ठीक है, जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक अनुसूची भी जोड़ी गई, द्वारा जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, जोड़ी गई। और इस अनुसूची में जो है पंचायत के लिए 29 विषयों की सूची रखी गई या दी गई, ठीक। इसका सबसे जो मुख्य प्रावधान था 73वें संविधान संशोधन, ये था कि इसके बाद राज्य सरकारें, जो हमारा मेन समस्या था कि इसका चुनाव ही नहीं होता था नियमित तरीके पे, यानी 10-10 वर्ष तक चुनाव इसका स्थगित रहता था, तो इसके बाद जो है राज्य सरकारें पंचायतों का गठन वो नियमित चुनाव कराने के लिए बाध्य हो गया, ठीक है। पर इस संशोधन के तहत जो है राज्य विधानमंडलों को बहुत से विवेकाधिकार भी दिए गए ताकि वो अपनी जरूरतों और समझ के अनुसार स्थानीय निकायों का गठन कर सके, उनके कार्यों का हस्तांतरण कर सके, ठीक है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये चीजें ये हुआ कि संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए प्रावधान 2 प्रकार का हो गया, ठीक है। इसमें जो प्रावधान आ गया, क्योंकि ये राज्य विधानमंडल को विवेकाधिकार भी दे रहा है और दूसरा चीजें जो है ऊपर ये भी बता रहा है कि इसका नियमित चुनाव कराना बाध्य है, यानी कि एक अनिवार्य शक्ति भी जा रही है, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार का प्रावधान आ गया और वो प्रावधान एक आ गया अनिवार्य प्रावधान आ गया और दूसरा जो है विवेकाधीन प्रावधान आया, ठीक है। अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत जो है राज्य सरकारें पंचायतों का गठन और नियमित चुनाव कराने के लिए बाध्य है और विवेकाधीन प्रावधान के अंतर्गत जो है वो राज्यों को स्वयं निर्णय लेने की शक्ति देगा पंचायती राज्य के माध्यम से। जैसे कि अनिवार्य प्रावधान वे हैं जिन्हें उसी रूप में लागू करने के लिए हर राज्य बाध्य है, ठीक है, जबकि विवेकाधीन या स्वैच्छिक प्रावधान वो हैं जो राज्यों को स्वयं निर्णय लेने की शक्ति देता है। हम लोग देखते हैं 73वें संशोधन के प्रमुख उपबंध, ठीक है, यानी मेन प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। जैसा कि ऊपर बताया गया 73वां संशोधन का संबंध पंचायती राज या ग्रामीण भारत के स्थानीय स्वशासन से है, ठीक है। जो शहरी निकाय है वो इसमें शामिल नहीं है, उसके लिए एक अलग संशोधन है, ठीक है। तो इसमें जो है सिर्फ स्थानीय स्वशासन शामिल है, ठीक है। इसका संबंध जो है स्थानीय स्वशासन से है, ठीक है। इसमें शहरों के स्थानीय स्वशासन नहीं शामिल है, शहरों के स्थानीय निकाय कह सकते हैं, निकाय शामिल नहीं है, जैसे कि नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, वो इसमें शामिल नहीं है। और इसमें जो अनुच्छेद है वो 243 से 243 ओ तक है, ठीक है, यानी 9 तक, यानी 243 ओ तक है।
अब हम लोग जो है इस अधिनियम के अंतर्गत जो है बहुत सारे शब्दों के अर्थ का मतलब समझाया गया है, तो हम लोग वो देखते हैं, इसी अधिनियम के अंतर्गत है। ठीक है, इसको मेन हेडिंग माना जाए। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो हम लोग देख रहे हैं प्रमुख शब्दों के अर्थ, क्योंकि ये अर्थ अगर स्पष्ट रहेंगे तो फिर इन्हें समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि इसमें बताया गया है कि ग्राम की परिभाषा क्या होगी, ग्राम सभा क्या होगा, पंचायत क्या होगा, ये इसमें बताया गया है। तो मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक टर्म्स। ठीक ठीक, देखो अनुच्छेद 243 में पंचायती राज से जुड़े हुए कुछ पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद जो है 243 में है और इसमें जो है पंचायती राज से जुड़े कुछ पारिभाषिक शब्दों की परिभाषाएं दी गई है। और ये किस लिए दी गई है, ताकि उसके अर्थ विनिश्चय को लेकर कोई संशय ना रहे। जैसे इसमें पहली परिभाषा जो है वो ग्राम को लेकर है। ठीक है, कि ग्राम क्या होता है, तो इसके मामले में जो है कहा गया है कि ग्राम का अर्थ, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल, ग्राम का अर्थ है कि राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट कोई गांव या गांव का समूह। ठीक है, राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट कोई गांव या गांव का समूह। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ग्राम का क्षेत्र किसी एक गांव तक सीमित नहीं है। यहाँ पर गांव का समूह शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये एक गांव तक सीमित नहीं है। अगर कुछ निकटवर्ती गांव का आकार छोटा है तो उन्हें मिलाकर ग्राम के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। इसमें जो है ग्राम की ये परिभाषा बताई गई। दूसरी जो है ग्राम सभा शब्द था। ठीक, और इसका अर्थ बताया गया कि ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का समूह। ठीक है, समूह जो है वो ग्राम सभा कहलाएगी। यानी कि यहाँ ग्राम का वही अर्थ है जो पिछले बिंदु में दिया गया है। यानी कि ग्राम मतलब इसमें एक से अधिक गांव भी आ सकते हैं। ठीक है, और ग्राम सभा के अंतर्गत जो है यानी ग्राम की मतदाता सूची में जितने भी व्यक्ति पंजीकृत हैं उन सबका समूह जो है ग्राम सभा कहलाएगा। और तीसरा जो है पंचायत शब्द का अर्थ बताया गया। इसमें कहा गया कि इसके अंतर्गत ऐसी संस्थाएं शामिल होगी, इसके अंतर्गत ऐसी संस्था शामिल है जिसे अनुच्छेद 243 ख या फिर 243 बी के तहत स्थानीय सुशासन के लिए गठित किया गया है, चाहे किसी राज्य में उसका कुछ भी नाम हो, यानी इसके अंतर्गत जो है ऐसी संस्था शामिल है जिसे अनुच्छेद 243 ख के तहत स्थानीय सुशासन के लिए गठित किया गया है, चाहे किसी राज्य में उसका कुछ भी नाम हो। यानी पंचायती राज से संबंधित कोई संस्था, चाहे गांव के स्तर की हो, चाहे मध्यवर्ती या जिला स्तर की हो, तकनीकी तौर पर जो है वो पंचायत के ही अंतर्गत शामिल होगा, ऐसा इसमें बताया गया। और अगला जो था, ये शायद चौथा नंबर होगा, वो था मध्यवर्ती स्तर। यानी कि किसे मध्यवर्ती स्तर समझा जाएगा, ये बात है। यानी कि इंटरमीडिएट लेवल पे कौन कौन होंगे। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसके अर्थ को लेकर बताया गया कि ग्राम और जिला के बीच
यानी ग्राम और जिलों के बीच, ग्राम और जिले के बीच, ठीक है, ग्राम और जिले के बीच कार्यरत पंचायत का कोई स्तर जो राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से घोषित किया गया, उसे मध्यवर्ती स्तर समझा जाएगा। ठीक। पांचवा था पंचायत क्षेत्र क्या होगा। तो इसका अर्थ जो है पंचायत के तहत आने वाले जितने भी भौगोलिक या प्रादेशिक क्षेत्र हैं उसे पंचायत क्षेत्र कहा जाएगा। तो इसका अर्थ है कि किसी पंचायत के तहत आने वाला भौगोलिक या प्रादेशिक क्षेत्र। ठीक है। जिला शब्द को लेकर बताया गया, तो इसमें कहा गया किसी राज्य के विभिन्न जिलों को ही इस भाग में जिला कहा गया। इसके बाद जनसंख्या था। ठीक है। और इसका अर्थ है कि अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में निश्चित की गई जनसंख्या जिसके आंकड़े या जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है। इसे जनसंख्या गया। इसके अलावा और भी शब्द था जो अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे वो आएगा उसके अर्थ जो है वहां पे बता दिया जाएगा। ये तो प्रमुख शब्दों के अर्थ जो है अनुच्छेद 243 में दिया गया था। अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं यानी कि अनुच्छेद 243 ए में पहुंचते हैं। ठीक है। तो वहां जो है ग्राम सभा का जिक्र है। ठीक है। ग्राम सभा, और हमने बताया कि ग्राम सभा क्या है, यहाँ पर विस्तार के तौर पर है। ठीक है। तो ग्राम सभा की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 243 में दी जा चुकी है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत, यानी ग्राम की मतदाता सूची है, ठीक है, ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का समूह जो है वह ग्राम सभा कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग उसी को देखेंगे कि ग्राम सभा की परिभाषा अनुच्छेद 243 में दी जा चुकी है, लेकिन जो अनुच्छेद 243 का है, ठीक है, या फिर जो अनुच्छेद 243 ए है, ठीक है, इसमें इसकी शक्ति और कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें लिखा गया है कि ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाए। ठीक है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ग्राम सभा की शक्ति और उसका कृत्य जो है संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। यानी कि संविधान प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को शक्ति देता है कि वह अपने विवेक के अनुसार ग्राम सभा की शक्तियां तथा कृत्य निर्धारित करें।
देखो, ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय नहीं है। इसके अंतर्गत जो है ग्राम की जनसंख्या में शामिल हुए सभी व्यक्ति आ जाते हैं जो वहाँ की मतदाता सूची में पंजीकृत है। हमने अनुच्छेद 243 में इसकी परिभाषा को देखा था, तो इसमें इसका अर्थ सिर्फ ये कहा गया है कि ग्राम सभा की शक्तियां तथाकृत संविधान द्वारा निश्चित नहीं किए गए हैं। संविधान प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को शक्ति देता है कि वह अपने विवेक के अनुसार ग्राम सभा की शक्तियां और कृत निर्धारित करे। इसके बाद इसका अगला जो है वो है पंचायत के 3 स्तर। ठीक है, यानी 3 लेवल्स ऑफ पंचायत्स। ठीक, और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 243 के ख पाठ में किया गया, यानी उसके अगले, यानी 243 के बी पाठ में किया गया है। और इसमें इसके अंतर्गत जो है पंचायत के 3 स्तरों की चर्चा की गई है। और ये जो 3 स्तर हैं, ये स्तर जो है ग्राम स्तर है, ठीक है, इसके बाद मध्यवर्ती स्तर है, ठीक है, और इसके बाद जो है जिला स्तर है। ये 3 स्तर की चर्चा की गई है। ठीक है, और ग्राम स्तर का अर्थ यहाँ पर क्या है? ठीक है, तो ग्राम स्तर का अर्थ जो है एक या एकाधिक गांव। ठीक है, एक या एकाधिक गांव। ठीक है, और ग्राम के बारे में हमने बताया था अनुच्छेद 243 में कि राज्यपाल ग्राम के लिए अधिसूचित कर सकता है, तो एक या एकाधिक गांवों की पंचायत से है। ठीक है, समझ। और जिला स्तर का अर्थ जो है किसी राज्य सरकार द्वारा घोषित किसी जिले के पंचायत से है, जिले की पंचायत से है। ठीक, और जो मध्यवर्ती स्तर है, ठीक है, इसका प्रश्न थोड़ा जटिल है। इसका गठन जो है वैसा राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या 20 लाख या उससे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना सही होगा मध्यवर्ती स्तर। ठीक है, मध्यवर्ती स्तर। ठीक है, इसका गठन ऐसे राज्यों में नहीं किया जा सकता जिनकी जनसंख्या 20 लाख या उससे कम है। ठीक है, तो इसका गठन कहाँ का किया जा सकता है? तो इसका गठन वहीं हो सकता है जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, ठीक है, वहां पर पंचायत के 3 स्तर कार्य करते हैं। ठीक है, अगर उससे कम जनसंख्या है, यानी कि 20 लाख या उससे कम जनसंख्या है, तो वह यहाँ पर जो है पंचायत का 2 स्तर कार्य करेगा। ठीक है, 2 स्तर कार्य करेगा, जिसमें ग्राम तथा जिला स्तर होगा। यानी 2 स्तर के लिए अगर जनसंख्या 20 लाख या उससे कम है तो 2 स्तर कार्य करेगा। ठीक है, तो जिसमें ग्राम और जिला स्तर होगा। और जिसकी जनसंख्या जो है 20 लाख या उससे अधिक है, ठीक है, यहाँ पर जो है 3 स्तर आपको देखने को मिलेगा। और 3 स्तर में जो है एक ग्राम स्तर होगा, एक मध्यवर्ती स्तर होगा और एक जो है जिला स्तर होगा। ये 3 स्तर आपको देखने को मिलेंगे। अब हमारा चौथा जो है वो है पंचायतों का संरचना। पंचायतों की संरचना क्या होगी, यानी कि कंपोजिशन ऑफ पंचायत। ठीक, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 243 के ग वाले पाठ में किया गया है। ठीक है, यानी कि
अनुच्छेद यानी आर्टिकल 243 पार्ट सी में किया गया है। और इस अनुच्छेद में 5 खंड और कई उपखंड हैं। ठीक है, इसमें जो है 5 खंड और साथ में कई उपखंड हैं। ठीक, हम लोग जो है अलग अलग बिंदु के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका सार क्या है, यानी कि इसमें किस तरह की बातें दी गई है। तो जैसा कि इसमें दिया गया है कि राज्य यानी राज्य विधानमंडलों को शक्ति दी गई है कि वे अपने विवेक के अनुसार पंचायतों की संरचना निर्धारित करें, किंतु ये शक्ति जो है, यानी कि वे इस शक्ति का प्रयोग जो संविधान का 9 भाग है उसके अधीन ही कर सकता है। तो वे इस शक्ति का प्रयोग संविधान के यानी इस भाग, और इस भाग कहने का मतलब कौन सा है, भाग 9। ठीक है, भाग 9 में दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये कहा गया है, यानी कि इसमें जो है राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वह अपने विवेक के अनुसार पंचायतों की संरचना निर्धारित कर सकता है। पंचायतों की संरचना निर्धारित करने के लिए राज्य विधानमंडल की विवेकाधीन शक्ति है, लेकिन अगर इस शक्ति का प्रयोग करना है उसको, तो उसको जो है भाग 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए करना पड़ेगा, ऐसा इसमें जो है कहा गया है। इसके अलावा जो दूसरी बातें हैं वो ये है कि चुनाव जो है किस माध्यम से कराया जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों यानी कि टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी से प्रत्यक्ष निर्वाचन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाएगा। ठीक है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाएगा और पंचायत के सभी स्थानों का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव होगा। ठीक है, यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि चाहे ग्राम पंचायत हो या मध्यवर्ती स्तर हो या जिला पंचायत हो, उन सभी प्रादेशिक क्षेत्रों का चुनाव जो है सीधे जनता द्वारा किया जाएगा, यानी कि सिर्फ प्रतिनिधि द्वारा या परोक्ष पद्धति द्वारा इसका चुनाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें जो है किया गया। इसके अलावा जो है राज्य विधानमंडल को शक्ति दिया गया है कि वो ये भी निर्धारित कर सकता है कि पंचायत स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किस रीति से किया जाएगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किस रीति से होगा ये तय करने की शक्ति जो है राज्य विधानमंडल को दी गई है।
ठीक है, दिया गया है। और ये चुनाव या तो प्रत्यक्ष पद्धति से हो सकता है या अप्रत्यक्ष पद्धति से हो सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो अधिकांश ग्राम है, ठीक है, इस ये एग्जाम्पल के तौर पर है, जो अधिकांश ग्राम है वहाँ पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष पद्धति से किया जाता है। पद्धति से किया जाता है। इसके तहत जो है ग्राम सभा के सदस्य अपने प्रतिनिधियों के साथ साथ अध्यक्ष को भी चुन लेते हैं। और जो मध्यवर्ती या जिला स्तर है वहां पर अध्यक्ष का चुनाव का नियम जो है अलग है। ठीक है, जो मध्यवर्ती या जिला स्तर है यहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव जो है, ये जो है अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्य जो है अपने में ही करता है। निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ है कि इन स्तर पर चुनाव अध्यक्ष का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष पद्धति से किया जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष पद्धति नहीं है, अप्रत्यक्ष पद्धति से किया जाएगा ये। ठीक है, इसके अलावा जो है राज्य विधानमंडलों को ये भी शक्ति दिया गया है कि यदि वो चाहे तो बहुत सारे व्यक्ति को जो है वो बताए गए तरीके से पंचायत में प्रतिनिधित्व दे जा सकता है। जैसे कि ग्राम स्तर के पंचायत के अध्यक्षों को मध्यवर्ती स्तर के पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। यदि उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर नहीं है तो उसको जिला स्तर के पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। ये चीजें की गई है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं पंचायत में आरक्षण। और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये पंचायत की संरचना चल रही थी तो ये 5वां हो जाएगा, पंचायतों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन पंचायत। ये इसके क्रमबद्ध नंबर नहीं है, ये इसके बाद आने वाली नंबर है, यानी पंचायतों की संरचना के बाद। यानी पंचायतों की संरचना के अंतर्गत ये था और ये दूसरा भी था, ये तीसरा भी था, ठीक है, और ये था, ये अलग से नंबर है। ठीक है, ये अधिनियम वाले नंबर है। देखो ये जो है अनुच्छेद 243 घ में इसके प्रावधान दिए गए हैं, या फिर अनुच्छेद 243 के डी वाले पार्ट में जो है इससे जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। और इसके तहत जो है 3 वंचित वर्गों को आरक्षण दिया जाना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 3 वंचित वर्गों को आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है। ठीक है, दिया जाना अनिवार्य है। और ये 3 वंचित वर्ग में एक आ जाता है अनुसूचित जाति। ठीक है, अनुसूचित जाति आता है जिसको एससी शेड्यूल्ड कास्ट, दूसरा जो है अनुसूचित जनजाति आता है। और ये सारे टर्म हमने पहले क्लियर कर चुके हैं, जो पिछले वाला अध्याय था उसमें अनुसूचित जाति किसे कहते हैं, अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं। और तीसरा जो है वो महिला है। ठीक है, यानी वुमेन, यहाँ पे महिलाओं करना ठीक रहेगा। ठीक है, महिलाओं। ठीक, इनको आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है। जबकि जो ओबीसी है यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़े वर्ग, ठीक है, यानी ओबीसी, इसको आरक्षण देना या ना देने का फैसला जो है वो राज्य विधानमंडल के विवेक पे छोड़ा गया है। ठीक, आरक्षण देने या ना देने का फैसला राज्य विधानमंडलों के विवेक पर छोड़ा गया है। ठीक है, यानी राज्य विधानमंडल चाहेगा तो अन्य पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण दे सकता है, और अगर वो नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। ठीक है,
तो पंचायत के आरक्षण से संबंधित प्रावधान जो है वो 2 वर्गों में विभाजित हैं। पंचायतों में जो आरक्षण है ये इसके प्रावधान जो है उसके 2 वर्ग हैं, ठीक है। एक पहला वर्ग जो ये है कि जो स्थानों से जुड़े हुए आरक्षण हैं, ठीक है, स्थानों के आरक्षण से जुड़े प्रावधान है। दूसरा जो है वो पदों के आरक्षण से जुड़े प्रावधान है। और हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं। जैसे हम लोग पहले देखते हैं स्थानों के आरक्षण, ठीक है, यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। इसके अंतर्गत जो है कहा गया है कि अनुसूचित जाति, ठीक है, तथा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में यथासंभव उतने ही स्थान आरक्षित रहेंगे जो उस क्षेत्र में उन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात के समानुपाती है। समानुपाती, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो महिला है, ठीक है, इनको प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में जो है कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित होगा इनके लिए, ठीक है। यानी कि महिलाओं के लिए 1/3 से अधिक स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं, किंतु कम नहीं होंगे, ठीक है। इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बशर्ते कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और राज्य विधानमंडल को यह तय करना है कि उन्हें 1/3 स्थानों का आरक्षण दिया जाए या उनसे अधिक का आरक्षण दिया जाए। ये राज्य विधानमंडल को तय करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। और ये जो दोनों आरक्षण है, ठीक है, इसकी अपनी एक पद्धति है और ये है कि दोनों तरह के आरक्षणों के लिए स्थान चक्रानुक्रम, ठीक है, यानी कि रोटेशन पद्धति से आवंटित किए जाएंगे, ठीक है, जा सकेंगे, ठीक है। मतलब एक बार ये तो दूसरी बार वो, फिर ये फिर वो, इस तरह से जो है रोटेट होते रहेगा। इसके अलावा जो है जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इसके आरक्षण किए गए स्थानों में कम से कम 1/3 जो वर्ग है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, ठीक है। तो ST मतलब SC/ST के अंदर भी जो है महिलाओं को 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा जो है ये था पदों से आरक्षण, ठीक है, पदों से जुड़े आरक्षण, पदों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेस, ठीक। देखो, ग्राम और अन्य स्तर की पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है और इसके तहत जो है जैसे कि जो ग्राम है, ठीक है, या अन्य स्तर ले सकते हैं, इसमें पंचायत के अध्यक्षों के लिए, अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और इसके तहत जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए जो है, ठीक है, जो आरक्षित रीति होगा, यानी कि जिस रीति से इसको आरक्षित किया जाएगा,
इसका निर्धारण जो है राज्य का विधानमंडल करेगा। राज्य का विधानमंडल करेगा। यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि ग्राम तथा अन्य स्तर की पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके तहत ये पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमंडल निर्धारित करता है। ठीक है, इसमें वे प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि प्रत्येक स्तर के पंचायतों में अध्यक्ष के पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों का अनुपात यथासंभव वही होगा जो राज्य की जनसंख्या में उस वर्ग की जनसंख्या का है। ठीक है, जैसे कि स्थानों में आरक्षण के लिए पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या में उस वर्ग के अनुपात को आधार बनाया गया, जबकि पद के आरक्षण के लिए उस राज्य की जनसंख्या में उस वर्ग के अनुपात को बनाया गया। ठीक है, जैसे अगर लिखना है तो इसमें कहा गया है इसमें जैसे कि कहा गया है कि प्रत्येक स्तर की पंचायतों में अध्यक्षों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों का अनुपात वही होगा जो राज्य की जनसंख्या में उस वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या है, जनसंख्या का अनुपात है। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक, और ये भी कहा गया है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायत अध्यक्षों, ठीक है, पंचायत अध्यक्षों के कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आरक्षित होंगे। ठीक है, और ये संख्या जो है अधिक भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। ठीक है, अधिक भी हो सकता है और राज्य विधानमंडल जो है वो तय कर सकता है कि ये अधिक होना चाहिए या नहीं। ठीक है, और तीसरा ये है कि प्रत्येक स्तर पर पदों के आरक्षण में चक्रानुक्रम यानी वही रोटेशन पद्धति, रोटेशन की व्यवस्था लागू की जाएंगे। ठीक है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, ये था। इसके बाद जो हम लोग पंचायत की अवधि देखेंगे। ठीक है, उसके सदस्यों के लिए क्या डिस्क्वालिफिकेशन है उसको देखेंगे। पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके जो वित्त से जुड़े हुए प्रावधान है उसको देखेंगे। पंचायत के लिए जो चुनाव कराने की पद्धति है उस पर विचार किया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान जो हम लोग देखेंगे और वो हमारा अब अगले क्लास में होगा। इसमें यहीं तक।